Hello everyone, welcome back to our channel Learn and Compete. So today we are going to discuss about the term salary. In our previous video, we have already discussed some important and the basic terms associated with the income tax and about the residential status of an individual. But today we are going to discuss the furthermore about the Income Tax Act and the different heads under which the income is calculated for an individual. सो फर्स्टली अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो डैट आपको जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए. सो मूविंग फर्दर टू अवर क्लास टुडे वी विल डिस्कस द इनकम अंडर द हेड सैलरीज. बट बिफोर डैट हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो भी इनकम, देखो इनकम टैक्स हम पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स मीन्स हम अपनी इनकम पे टैक्स दे रहे हैं. बट आखिर कौन कौन सी इनकम होती हैं जिस पे एक इंडिविजुअल को टैक्स देना पड़ता है, डैट वी विल सी. बेसिकली देर आर द 5 टाइप्स ऑफ इनकम. 5 टाइप की इनकम होती है या आप कह सकते हैं 5 टाइप के हेड्स होते हैं द गवर्नमेंट हैज़ मेड, जिसके अंदर जो है डिफरेंट सोर्सेज आते हैं इनकम के एंड उन्हीं के अकॉर्डिंगली जो है आपकी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करा जाता है. द फर्स्ट वन इज़ द इनकम फ्रॉम द सैलरीज. जो भी इनकम जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनको मिलती है, यानी कि उनको अगर सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, तो वो क्या है उनके लिए, उनकी इनकम है. तो वो सारे पैसे, सैलरी और वेजेस जहाँ पे आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ की रिलेशनशिप को बताया जाता है, वो आपका हो गया नंबर वन हेड, जो कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं. नंबर टू, गवर्नमेंट कहती है अगर आपके पास कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आप उसे सेल कर रहे हो या अगर आपने उसे रेंट पर भी दे रखी है, तो उससे जो भी इनकम जनरेट होगी आपको उस पर भी कुछ ना कुछ टैक्स पे करना ही पड़ेगा. देन अब आप कह रहे हो कि भाई मैं तो जॉब नहीं करता बट आपके पास पैसा आ रहा है, डैट मीन्स आपका कोई बिजनेस भी है, ठीक है. तो कोई भी इनकम आपके बिजनेस या प्रोफेशन से आती है, कोई भी प्रॉफिट या कोई भी गेन जो आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से आता है, तो आपका उसका अलग से हेड बनता है और इनकम कैलकुलेट होती है. द फोर्थ वन इज द इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन. गवर्नमेंट कहती है अगर आप कुछ भी ले रहे हो, आप अपनी कोई भी चीज़ बना रहे हो और उसकी वैल्यू अगर बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ, तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना ही करना है. दैन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अब तो मैंने सब क्लासीफाई कर लिया कि इसको कहाँ से इनकम आ सकती है, बट अभी भी कुछ ऐसे डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे एक इंडिविजुअल अपनी इनकम को अर्न कर सकता है. जैसे कि हो सकता है अगर आपने गैम्बलिंग में पैसा लगाया हो, यानी कि सट्टे में पैसा लगाया हो, तो उससे भी तो आपको इनकम हुई. ऑल्दो ये आपकी जो है इनकम वैलिड नहीं है. गवर्नमेंट कहती है कि ये वाली जो इनकम है आपकी 2 नंबर का पैसा है गैम्बलिंग का. स्टिल अगर आप उस पर कुछ अर्न कर रहे हो तो आपको जो है टैक्स देना है. आपके हो गए क्विजेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, उसमें जो भी आपको पैसा मिलता है वो क्या है आपके पास, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स. आपने कोई हॉर्स रेस करी, आप जो है कार्ड खेल रहे हो या कोई भी ऐसी इनकम, कैसीनो में आप कोई गेम खेल रहे हो आपके पास आ रही है, देन इट विल बी कम अंडर द इनकम अंडर द हेड डिफरेंट सोर्सेस. तो यही जो है पूरा इनकम टैक्स का बेस है जो हमें करना है. बट फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनकम फ्रॉम द सैलरी. तो बिफोर मूविंग फर्दर सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सैलरी क्या होती है. व्हाट इज़ अ सैलरी. जो सैलरी है आपका इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 1 के अंदर डिफाइन करी गई है. इसके अकॉर्डिंगली एक सैलरी क्या है, सैलरी किसे मिलती है जहाँ पे आपका एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो. अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, यानी कि एक बंदा काम कराने वाला है और एक काम करने वाला है और उस काम के बदले कुछ पैसे लेता है एम्प्लॉयर से, देन इसका मतलब क्या है, आपके पास आपको सैलरी मिल रही है या वेजेस मिल रहे हैं. और आपको अगर सैलरी और वेजेस मिल रहे हैं, जो भी पैसा मिल रहा है उस पर गवर्नमेंट कहती है आपको टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा. अब बात होती है सैलरी. ये सैलरी क्या होती है, सैलरी भी ना अलग अलग कंपोनेंट से बनी होती है. एक सैलरी एक अलग से चीज़ नहीं है कि बस लो आपको सैलरी मिल गई. नो, कोई भी एम्प्लॉय जिसको भी सैलरी मिलती है वो अलग अलग कंपोनेंट्स के बेसिस पे मिलती है. तो सैलरी के ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कुछ तो फुली टैक्सेबल होते हैं, उसमें हम पूरा का पूरा टैक्स पे कर सकते हैं.
पे करना ही करना है, यानी कि जो आपको बेसिक सैलरी मिलती है, दैट इज़ योर बेसिक सैलरी। हर एम्प्लॉय को कुछ बेसिक सैलरी मिलती ही मिलती है। फिर उसके बाद उसे कुछ मिलता है डीए, डैट इज़ योर डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस को हम हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता। इसे हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। देन इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट कुछ ना अलाउंसेस प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को। गवर्नमेंट हो या फिर वो प्राइवेट कंपनीज हो, कोई भी एम्प्लॉय होगा अलाउंसेस प्रोवाइड करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि आपका एचआर है, डैट इज़ योर हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे दिया, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर दी, लंच सिस्टम प्रोवाइड कर दिया, लीव ट्रैवल अलाउंसेस दे दिए। ठीक है। पीएफ दे दिया, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे दी, जिसमें आपका एलटीए आ जाता है, जिसमें आपका ग्रेच्युटी आ जाता है, जिसमें आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन आ जाता है। ये सब क्या है, आपके सैलरी के पार्ट है। बस ये कहा जा सकता है कि कुछ पोर्शन पूरे के पूरे फुली टैक्सेबल हैं। कुछ पोर्शंस की वजह से कुछ जो भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं उससे आपको टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है, और कुछ आपको जो है उस टोटल इनकम पे डिडक्शंस भी मिल सकती है। यही हम सैलरी में पढ़ेंगे। सो मूविंग फर्दर, व्हाट इज़ डीए? डीए इज़ अ महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते का मतलब क्या होता है? देखो, सबको पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज के 1 रुपये जो हैं कल के, या आज के 100 रुपये कल के 100 रुपये नहीं रह सकते। यानी कि अगर आज जो भी 100 रुपये की कीमत है वो कल जाके या 1 साल बाद तो अगर 95 भी रह जा सकती है, लेकिन 100 कभी नहीं होगी। क्यों? ड्यू टू द इन्फ्लेशन। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका इन्फ्लेशन रेट चलता रहेगा, और इन्फ्लेशन की वजह से करंट जो वैल्यू होती है मनी की वो डिक्रीज़ होती रहती है। तो उसी को फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को आप जो है डीएनएस अलाउंस प्रोवाइड करो, ताकि बढ़ती महंगाई के साथ साथ उनको उनकी सैलरी कम ना लगे और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। अब एक चीज़ और, अब जो ये डीए होता है ना, ये डीए जो है फुली की टैक्सेबल होता है। चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आपका वो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय हो, जो भी बंदा जिसको भी सैलरी मिल रही है उसको डीए मिलेगा ही मिलेगा, एंड दैट पोर्शन विल बी फुली टैक्सेबल। इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना, ये डीए आपका एचआरए नहीं है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एचआरए। एचआरए क्या है? एचआरए बेसिकली कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ अलाउंस प्रोवाइड कर रही है कि आप अगर किराए के घर पे रह रहे हैं तो वो पैसा आपको हम अपने पास से देते हैं, एंड दैट इज़ देयर कंपोनेंट्स ऑफ द सैलरी। जब वो सैलरी की कंपटीशन करते हैं तो उसके अंदर उसे ऐड ऑन करते हैं, तभी आपकी जो है टोटल सैलरी बनती है। तो एचआरए जो कि आज हमें डिस्कस करना है, ये एचआरए जो है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर जो है डिफ़ाइन करा गया है। बेसिकली इसकी एग्जम्पशन डिफ़ाइन करी गई है। एचआरए मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है जब कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को हाउस रेंट अलाउंस देती है, दैट इज़ नोन एज एचआरए। बट अब गवर्नमेंट कहती है कंपनीज आपको जो भी पैसा मिल रहा है ना वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा, बट कुछ एक्सटेंट तक। कैसे? अब जो भी एचआरए कंपनी आपको दे रही है ना, आपको ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं देना, उस पर देना है, बट कुछ गवर्नमेंट ने शर्तें रखी हैं। देयर आर द 3 कंडीशंस दैट द गवर्नमेंट हैज़ सेट, जिसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए एचआरए किस किस को मिलता है, एचआरए की एग्जम्पशन कौन कौन क्लेम कर सकता है। एचआरए की एग्जम्पशन सिर्फ उसे मिल सकती है जो सैलरीड एम्प्लॉयर है, यानी कि जो भी लोग अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, कोई प्रोफेशन है, अगर वो कहें कि हमें एचआरए मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। यू शुड रिसीव द एचआरए एज अ पार्ट ऑफ योर सीटीसी सैलरी पैकेज, और एचआरए हमेशा जो है आपकी सीटीसी के अंदर इंक्लूड होता है, अलग से कभी नहीं मिलता। और अगर आप किसी रेंटेड हाउस पे रह रहे हो, कभी एम्प्लॉय जब एक रेंटेड हाउस पे रह रहा होगा तभी जो है उसको एचआरए मिलेगा, अदरवाइज इसका खुद का घर होगा उसे कभी भी एचआरए नहीं मिलेगा। अब
HRA क्लेम करने के लिए हमेशा जो है एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को रेंट की रिसिप्ट देनी पड़ती है पुराने साल की। अगर रेंट की रिसिप्ट उसके पास नहीं है, किसी भी एम्प्लॉयज़ के पास, तो वो HRA क्लेम नहीं कर सकता है। बस। बट उसके भी कुछ लूप होल्स होते हैं जो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, कौन सा सेक्शन या कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है इंडिविजुअल को, ताकि वो जो है अपना रेंट को क्लेम कर सके, HRA क्लेम कर सके। सो मूविंग फर्दर, जो एग्जाम्पशन दिया जाता है HRA के अंडर सैलरीड एम्प्लॉयज़ को, वो कौन कौन सा होता है? दैट विल बी द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। जो भी मैं आपको 3 कंडीशन बताऊंगी उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, वो आपकी क्या होगी? एग्जम्प्टेड होगी। फिर इसको न्यूमेरिकल से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? नंबर 1, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। एक्चुअली में जो भी आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है HRA रिसीव्ड, या तो वो, या फिर सेकंड कंडीशन एक्चुअल रेंट पेड, जो भी आपने रेंट पे करा है वो रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, बट हेयर द बेसिक सैलरी मीन्स ये नहीं कि जो क्वेश्चन आपको देते बेसिक सैलरी वही है, नो। हेयर द बेसिक सैलरी मीन्स द बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस, जो कि आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट फॉर्म करते हैं, प्लस एनी अदर अलाउंसेज, यानी कि इसमें आपका कमीशन और बोनसेस आ जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो इन सबको प्लस करके ही आपकी हमेशा बेसिक सैलरी आती है। एंड द थर्ड कंडीशन इज 50% और 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी मीन्स वही आपकी बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस अदर अलाउंसेज और कमीशन दैट एन एम्प्लॉय इज गोइंग टू रिसीव। अब 50% और 40% का क्राइटेरिया। 50% किसको मिलेगा? जो भी आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर रहता है, यानी कि दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा एंड बैंगलोर। जो भी बंदा अगर इन जगहों पे अगर रेंट पे रह रहा है तो उसे 50% ऑफ द बेसिक सैलरी एग्जम्पशन मिल सकती है। बाकी सभी सिटीज़ के लिए जो है 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो इन तीनों में से जो भी वैल्यू कम होगी, सबसे मिनिमम होगी, द लीस्ट विल बी एग्जम्प्टेड। तो उस पर आपको टैक्स कोई नहीं देना है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। द मनोज रिसीव द सैलरी फॉर द ईयर 2023-24। एक मनोज एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय था, उसको सैलरी मिली है। वो राजकोट में जो है रहता है और उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ आपको गिवन है। बेसिक सैलरी दे दी, आपको DA दे दिया गया है, आपको बोनस दे दिया गया है, आपको HRA दे दिया गया है, आपको रेंट पेड दे दिया गया है। तो सो नाउ मूविंग फर्दर, अगर अब हम देखें इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए जो लिखना होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, देन इज योर अमाउंट। अमाउंट में भी हम जो है इसमें 2 कॉलम बनाते हैं। 2 कॉलम किस लिए बनाते हैं? एक तो आपका होता है द पर्सन हु डज नॉट ऑप्ट सेक्शन 115 BAC। बेसिकली सेक्शन 115 BAC क्या है? न्यू रूल और ओल्ड रूल। ओल्ड रूल के हिसाब से एग्जम्पशन मिलती है लोगों को, इंडिविजुअल को, और न्यू रूल के हिसाब से एग्जम्पशन नहीं मिलती है किसी भी अलाउंस के अंदर। वी विल डिस्कस लेटर इन वीडियोस। ऑप्ट सेक्शन 115 BAC, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। देन वी विल मेक अ लाइन, एंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? बेसिक सैलरी। वी ऑलवेज राइट द बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी आपको क्या दे रखी है? 2 लाख दे रखी है।
सिंपली 2 लाख हम इसमें लिख देंगे। और ऐसे ही चाहे वो इनकम है, इनकम तो आपके दोनों में एड ऑन होगी। देन डी ए, जो डीएनएस अलाउंस जो दे रखा है इंडिविजुअल को, वो दे रखा है 1 लाख रुपए। सिंपल 1 लाख, ये ऐड हो गया। नाउ बोनस, बोनस इज ऑल्सो कॉम्पोनेंट ऑफ अ सैलरी, ये भी फुली टैक्सेबल होता है। तो ये आपका आ जाएगा 50,000, 50,000 रुपीज़। देन इज योर HRA। अब HRA दे रखा है तो HRA रिसीव्ड, देखो जो भी कोई पुराना आपका सेक्शन 115 BSc कॉप नहीं करेगा उसको तो एग्जम्पशन मिल जाएगी, बट न्यू वाले को जो है पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल होगी। तो HRA कितना रिसीव हुआ, 24,000। अब इसमें हम एग्जम्पशन देखेंगे। अब एग्जम्पशन देखने के लिए हमें 3 कंडीशन देखनी पड़ेंगी। 3 कंडीशन हमारी कौन कौन सी थी, ये थी। अब एक्चुअल HRA इसमें हमें कितना मिला है, 24,000 अभी हमने देखा है। डैट इज 24,000 that we have seen। तो इसमें मैं लिख देती हूँ नंबर 1 एक्चुअल HRA received, that is your 24,000 rupees। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन इज एक्चुअल रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमने कितना रेंट पे है। क्वेश्चन में कितना लिखा है, डैट इज योर 36,000 रुपीज़। तो 36,000 रुपीज़, 36,000 रुपीज़ योर एक्चुअल रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी के अंदर हमारे पास क्या क्या दे रखा है, बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस बोनस। तो हम क्या कर देंगे इसमें 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस बोनस इज ऑफ 50,000 रुपीज़। तो तीनों चीज़ ऐड होगी क्योंकि उसको इनकम आई है। सो डैट इज योर 36,000 रुपीज़ माइनस में 10% ऑफ 3,55,000, सॉरी 3,50,000। इट विल गिव 36,000 माइनस में 35,000, यानी कि 1,000 रुपीज़ क्या होगा इसके हिसाब से, आ गया आंसर। एंड द थर्ड केस इज 50% और द 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। अब ये राजकोट में रहता है। राजकोट क्या है आपका, नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी। डैट मीन्स आपका इसमें क्या कंसिडर करेंगे हम, 40%, 40% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कौन सी हुई, यही वाली हुई। तो 40%, 40 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट विल गिव 14,000 रुपीज़। तो इसमें से मिनिमम अमाउंट कौन सी हो गई, डैट इज़ 1,000 रुपीज़। सो दिस 1,000 विल बी एग्जम्प्टेड। तो ये 1,000 हमारे एग्जम्प्टेड हो जाएंगे रूल के अकॉर्डिंगली, डैट विल बी एग्जम्प्टेड। तो यहाँ पे HRA रिसीव्ड माइनस में एग्जम्पशन, एग्जम्पशन कितने का मिला, 1,000 रुपीज़ का। तो सिंपल टैक्सेबल कितनी वैल्यू हो गई है, ये टैक्सेबल हो गई 23,000 रुपीज़। तो बस आप कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर जगह ग्रॉस सैलरी, इन सबको हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। इट विल गिव अस 3,50,000, 3,73,000 here and it will 3,74,000। तो इसके बाद जो हम बाकी के स्टैंडर्ड डिडक्शंस एंड अलाउंसेस या डिडक्शन को हम डिडक्ट करेंगे। सो दिस विल बी द आंसर। तो हमने इसमें HRA कैलकुलेट करना सीख लिया। So this is all for today, but in the next video we are going to discuss the more complex question on the HRA। next class के अंदर हम discuss करेंगे when there is a change in a salary। जब सैलरी चेंज हो रही है इंडिविजुअल की, तब हम HRA को कैसे कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद हम एक और एग्जांपल करेंगे इन विच रेंट चेंज हो रहा है, इंडिविजुअल की सैलरी भी चेंज हो रही है, रेंट भी का अमाउंट भी चेंज हो रहा है, और इट में भी पॉसिबल उससे कोई एरियर्स ऑफ सैलरीज भी मिल रही हैं। वो हम आगे
फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर कीजिए। सो थैंक यू ऑल।